चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने सारी चीज़ें निपटा ली थी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताया गया था कि भैया आप इसका आंसर कमेंट में देना। जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए 21 तोपों की सलामी। भाई आपका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा अगर आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देना चाहते हो तो। बाकी लर्निंग बाय इमिटेशन यानी कि किसी को देख करके, यानी कि किसी का अनुकरण करके सीखने की कला किसने बताई थी? तो भैया इन्होंने तो ये नहीं बताया था कि बच्चे जो है आप चलो किसी को देखो और सीखो। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है समाज से सीखते हैं, या लोग जो है वो समाज से बेटर सीखते हैं। बंडूरा के नाम में ही भंडारा जैसा कुछ है ना, भंडारा भंडारा, तो भंडारा समाज में होता है। तो बच्चे सोसाइटी से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। इमिटेशन मतलब वो चीज़ों को देखते हैं और उससे सीखते हैं, मतलब समाज को देखते हैं और उससे सीखते हैं। थोड़ा सा अगर डीप जानना हो तो मैंने आपको 100 बार समझा दिया है अभी तक कि चुपचाप पकड़ो और इसको करो गूगल, आपको पता चल जाएगा। एक अच्छा यहाँ पर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में डाल देना, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ टीचिंग मेथड, लर्निंग बाय इमिटेशन टीचिंग मेथड किसने दिया? टीचिंग मेथड वेयर अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट अ बिहेवियर स्किल और टास्क एंड स्टूडेंट लर्न बाय कॉपिंग द इंस्ट्रक्टर्स एक्शन। इसको हिंदी में करके देख लो, यहाँ पर है। अब जैसे कि आपको बंडूरा साहब के बारे में नहीं पता है तो बंडूरा ने क्या किया, इस पर आप क्लिक करो, चुपचाप इनके बारे में पता करो। एल्बर्ट बंडूरा की जो थियरी थी वो क्या थी, चुपचाप आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक वाली जो चीज़ें थी ना, जो मैंने अभी आपको बताई भंडारा से रिलेट करा के, वो यही है। बाकी ये सब चीज़ें तो मैंने आपको पीछे भी समझाई हैं, बस आपको एक बार के लिए रिवीजन हो जाए फटाफट, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमको रिवीजन करना पड़ता है। आपको कई वैज्ञानिक ये बात बता भी चुके हैं, क्योंकि बिना उसके तो आपको चीज़ें लॉन्ग मेमोरी में जाएंगी नहीं ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो ठीक है, लर्निंग बाय इमिटेशन जो है वो बंडूरा के द्वारा समझाया गया था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अब व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है? आपको बता दूं कि ना ही स्किनर साहब है, ना ही पैवलो है, ना ही थॉर्नडाइक है, ये हैं वाटसन साहब। अब वाटसन साहब तो हैं, लेकिन जो बिहेवियरिज्म है इसको हमको समझना जरूरी है। हम इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिहेवियरिज्म इज अ साइकोलॉजिकल थियरी असर्टिंग दैट बिहेवियर इज लर्नड थ्रू इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट वाया कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के द्वारा ही आप सीखते हो। देखो हिंदी में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो इस बात पे जोर देता है कि व्यवहार पर्यावरण के साथ अंतः क्रियाओं के माध्यम से कंडीशनिंग के जरिए सीखा जाता है। ठीक, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब ये जो बिहेवियरिज्म है, मतलब आप इसकी अगर हिंदी समझोगे ना तो व्यवहारवाद है। आप व्यवहारों से सीखते हो ना, तो बस उसी तरीके से आपको रिलेट करना है, आप चीज़ें समझ जाओगे। अब हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो आपको सिंपली वाटसन यहाँ पर आंसर मानना है। और रटे हो तो भी चलेगा, नहीं रटे हो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जॉन बी वाटसन थे। इन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में सबसे पहले बताया, और यहाँ पर आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो। बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। स्किनर, पैवलो और थॉर्नडाइक तो हमारे फेवरेट हैं, इनके बारे में हमको लगातार पढ़ते रहना है, लगातार समझते भी रहना है। आगे बढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर डोमेन, जो स्किल से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर मतलब जहाँ पर आपकी स्किल्स की ज़रूरत हो। मोटर मतलब समझते हो, मोटर चलता है तो आपकी स्किल्स भी चलती है ना, हाथ पैर दौड़ाने पड़ते हैं उसमें। एटीट्यूड होगा नहीं, नॉलेज होगा नहीं, वैल्यूज मूल्य होगा नहीं। अच्छा, मूल्य और वैल्यूज जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब आपको पता है ना, आपके मूल्य क्या हैं, वैल्यूज, आपके वैल्यू सिस्टम क्या है। कई बार इसकी बात होती है, तो ये वैल्यू वही नहीं कि पैसे के एंगल से आप इसको जोड़ लो। बाकी यहाँ जो आंसर होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ साइकोमोटर डोमेन, तो वो होगा स्किल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग बोलते हैं आप मार्क कर दिया करो, लो भैया मार्क कर दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, 29 पे आते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, कोऑपरेटिव नहीं है, सहकारी नहीं है। कभी कभी इतने आसान सवाल भी पूछ लेता है, लेकिन जो एकदम ही नहीं पढ़ा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वो सोचेगा साइकोमोटर क्या चीज़ है, मोटर वोटर कहाँ से आ गया, हटाओ इसी को, ऑप्शन मारो यही हटा दो। लेकिन उसको नहीं पता कोऑपरेटिव जो है वो राइट आंसर है। लेकिन ये उसी के साथ होगा जिसने कभी नहीं पढ़ा, और ऐसा तो बहुत रेयर ही सिनारियो होता है ना कि कोई पढ़ के ना जाए एग्जाम में। द बेस्ट वे टू हैंडल एन इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट इज, एक अनुशासनहीन छात्र है उसको कैसे आप संभालोगे? दंड दोगे? भाई पहले तो यही होता था हम लोगों के साथ, लेकिन अभी क्या करना है, अभी उसको समझना है, कारण समझना है, बच्चे को कुछ करना है, समझाना है, दुलारना है, लुभाना है, अलग टेक्निक लगानी है। और एक अनुशासनहीन छात्र को आप ऐसे ही संभाल सकते हो
अन्य कोई तरीका मत लगाओ, ये अभी करिकुलम में आ चुका है, बिल्कुल सामने वाली बात है। तो आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंड दी कॉज, कारण को समझना है, अंडरस्टैंड दी कॉज, दैट्स इट। आप उसको सस्पेंड मत करो, अनदेखा मत करो, इग्नोर मत करो, और उसको सजा तो दे ही नहीं सकते। हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जाइए, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, अच्छा हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग भूल गए थे, टैक्सोनॉमी तो लर्निंग सीखने पे है ना, तो अधिगम कैसे चलता है, धीरे 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 धीरे। सबसे ऊंचे लेवल पे इवेल्युएशन है यहाँ पर। अगर मान लो कि यहाँ पर आपको दिया होता क्रिएशन, क्रिएट करना कुछ, तो आप क्या मार्क करते, मान लेते हैं दोनों ऑप्शन आ जाते, तो क्योंकि 2001 में ये अपडेट हो चुका है, पहले इवेल्युएशन था और अभी आ चुका है क्रिएशन, तो आपको क्रिएशन ही मानना था। बाकी यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा आसान दे दिया, तो आपको इवेल्युएशन ही आंसर मानना है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 31 का, ठीक है। नीचे चलें, द टर्म यूरिस्टिक मेथड क्या है। अच्छा, यूरिस्टिक मेथड तो हमने थोड़ा सा समझा भी था। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को करके सीखना चाहते हो, कुछ करके, तो उसी को बोला जाता है यूरिस्टिक मेथड। एक बार रिवीजन भी करेंगे, लेकिन याद करना, किसी चीज़ को दोहराना, लेक्चर के द्वारा सीखना, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं होगा, एकदम ईजी है। लेकिन यूरिस्टिक मेथड का एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हिंदी में भी आपको पढ़वा दूंगा। यूरिस्टिक मेथड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट यूजेस प्रैक्टिकल बट नॉट नेसेसरीली ऑप्टिमल टेक्निक्स टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर हमेशा ली जाती है कि भैया आप करके सीख रहे हो ना, एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है जो समाधान खोजने के लिए व्यवहारिक लेकिन जरूरी नहीं सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग करता है। सर्वोत्तम तो नहीं, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को रैंडमली कुछ बताओ कि चलो बेटा ये करके सीखते हैं, तो वहाँ एकदम परफेक्ट चीज़ आप उसको नहीं करवा सकते हो ना। ये जो पद्धति है ये क्या कहती है, बच्चे को इन्वॉल्व भी रखती है और उसको याद भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लर्निंग बाय डिस्कवरी, खोज करना। आप अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से करते हो, कुछ खोज मिलती है, कुछ खोजते हो आप, और उसी से आप सीख भी जाते हो। द मेन पर्पज़ ऑफ रेमिडियल टीचिंग इज, अच्छा रेमिडियल टीचिंग पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस पे और भी डीप क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बारे में आपको पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। और जो भी लोग EMRS की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको आपकी बात मैं बता दूं कि रेमिडियल क्लास भी लेनी पड़ेगी शाम को। आप दिन में बच्चे को पढ़ाओगे स्कूल में, शाम को शायद स्कूल में ही क्लास लगती है, आपको जाना पड़ेगा। बच्चे आएंगे, आप उनको रेमिडियल क्लास भी दोगे, ये कमज़ोर बच्चों के लिए होती है। क्या करना होता है, अधिगम कठिनाइयों को दूर करना होता है, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं। किसी बच्चे को क्लास में नहीं समझ में आया, कोई बच्चा क्लास में कुछ दिक्कत फेस कर रहा था, वो आपसे आके पूछ सकता है। तो कहने को तो टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास हो गया, लेकिन मतलब एक एंगल से हम लोगों के यहाँ तो जब भी रेमिडियल क्लास चलती थी तो हम लोग यही समझते थे कि वो एक्स्ट्रा क्लास है, लेकिन जो मेन पर्पज़ है एक रेमिडियल टीचिंग का वो कुछ और है। आपको यहाँ पर सीधे आंसर भी दिखा देता हूँ। द मेन पर्पज़ टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, वही बात है ना, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक, हिंदी तो करेगा नहीं तो जाने दीजिए, उन्नत छात्रों को पढ़ाना होगा नहीं, अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, रिमूविंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज। देखो ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अंदर घुसोगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है। कंक्लूजन आखिरी में होता है, एक्सपेरिमेंट एकदम दौरान में होगा ना, शुरुआत में तो होगा नहीं। अच्छा, परिकल्पना और अवलोकन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब भी आपको कोई भी साइंटिफिक स्टेप उठाना है, मतलब साइंटिफिक कदम लेना है किसी भी चीज़ को, तो आप बहुत ध्यान से देखते हो ना उस चीज़ को, उसका अवलोकन करते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सभी को छोड़ करके ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद परिकल्पना और प्रयोग होगा, और आखिरी में होगा कंक्लूजन कि निष्कर्ष क्या रहा, अंत में हुआ क्या। द कोठारी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या था आंसर, 1998 में क्या हुआ था आपको पता है, फर्स्ट NEP आई थी, उससे शायद 2 साल नहीं 4 साल, 1964, एक मिनट। द कोठारी कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, देखो ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जब भी एकदम, हाँ 14 जुलाई 1964 को। ठीक, फर्स्ट NEP भी आपको बता देते हैं, फर्स्ट NEP कब आई थी, एग्जैक्टली डेट आपको पता होनी चाहिए, 1968। ठीक है, ये इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की ही, तो ये भी याद रखना, कोठारी कमीशन का सवाल भी इसीलिए आया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1964, और पहली NEP आई थी 1968 में, और दूसरी NEP आई थी 1986 में। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ऐसा है क्या, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और लिख देते हैं सेकेंड NEP। ठीक,
अभी कौन सी NEP आई है लेटेस्ट, वो है थर्ड NEP। सेकेंड NEP आई थी 1986 में और इसको मॉडिफाई कर दिया गया था 1992 में। तो ये तीनों बातें आपको एग्जैक्टली रटी होनी चाहिए, इसमें कुछ भी बोलना नहीं। 1964 ये क्या था, 1968 ये क्या था, 1986 ये क्या था और 1992 ये क्या था। ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप इसको भूल गए तो एग्ज़ाम देने मत जाना, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नहीं निकलने वाला। इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, मजाक कर रहा था। अच्छा, टबूला रासा, टबूला रासा, टबूला रासा, आप बताना इसका आंसर। मज़ेदार है ना, देखने में लग रहा है रूसो मार दूँ, रूसो लॉकी मार दें, पेस्टोलॉजी कोमिनियस कौन है, टबूला रासा किसने दिया, लॉकी, लॉकी। अच्छा, टबूला रासा का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा इसका मतलब होता है। आप इसको पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा। लैटिन फ्रेज मीनिंग ब्लैंक स्टेट which is philosophical idea that individuals are born without built-in mental content and all knowledge comes from experience and perception। जब हम पैदा होते हैं हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता है और जो सारा का सारा ज्ञान आता है वो एक्सपीरियंस से आता है, परसेप्शन से आता है। हिंदी में पढ़ोगे और मज़ा आएगा। जो एक दार्शनिक विचार है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक सामग्री के जन्म लेते हैं और सारा ज्ञान अनुभव और बोध से आता है। सारा ज्ञान अनुभव से और बोध से आता है। तो टैबुला रासा कोई बोले तो इसका मतलब क्या है, एक थियरी है जो ये कहती है कि भैया जो सारा ज्ञान है अनुभव और बोध से आता है। अब इसका सिंपल सा आंसर क्या है, लोकी। लोकी ही इसका आंसर होना चाहिए बुक में। हाँ, जॉन लॉकी, जॉन लॉकी। क्योंकि और सारे ऑप्शंस आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते थे, कभी कोई ऑप्शन बहुत ईजी आ जाते हैं। द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे आप, बिल्कुल प्लेवे मेथड ही है यहाँ पर। लेक्चर आप थोड़े से बड़े बच्चों को देते हो, डिक्टेशन भी उनको दे नहीं सकते, नोट रीडिंग कैसे कराओगे भैया, छोटा छोटा बेबी है। इजी क्वेश्चन था। विच टेस्ट मेजर्स इंटेलिजेंस, हमने ऊपर बात की थी बेनेट टेस्ट की, और बेनेट ने क्या किया था, IQ के बारे में बताया था, तो IQ के बारे में उन्होंने बात की थी। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा IQ। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक की हमने पीछे बात की भी है, तो क्या करता है डायग्नोस्टिक, टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, यही इसका आंसर है और कोई चीज़ नहीं होगी। ये वाला ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर, ये कैसा है, अच्छे शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है। पेशेंस होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टीचर को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे टीचर्स लड़कियों का पक्ष लेते थे, बहुत सारे टीचर्स लड़कों का लेते थे, कुछ मतलब होता था ना, ये तो हमने देखा है। डेमोक्रेसी किस पे आधारित होती है, इक्वालिटी पे, एकदम सिंपल सी बात, ये आपको पता होना चाहिए। और क्लास में भी डेमोक्रेसी किस पे आधारित होनी चाहिए, इक्वालिटी पे। आपकी क्लास में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि बस इंडिया में आप डेमोक्रेसी दे दो काम चल जाएगा। आप अगर क्लास में डेमोक्रेसी नहीं दोगे तो इंडिया में कैसे दोगे, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आपको पता ही है डेमोक्रेसी किस पे चल रही है आजकल, पावर पे चल रही है मजाक कर रहा हूँ, ठीक। विच मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग साइंस, विज्ञान कैसे पढ़ाओगे, लेक्चर दे के। लेक्चर भाई हिस्ट्री का दे लो चलेगा, डिक्टेशन इंग्लिश हिंदी का दे लो चलेगा। स्टोरी टेलिंग में यहाँ पर मोरल स्टोरीज का काम होता है, ठीक है। आप बच्चे के चरित्र का विकास करना चाहते हो, वैल्यू सिस्टम को बेटर करना चाहते हो तो आप स्टोरी टेलिंग करो। बाकी साइंस पढ़ाना है तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड करना पड़ेगा, आप प्रोजेक्ट मेथड कर सकते हो, ठीक है। बच्चों को बाहर ले जा सकते हो, लेबोरेटरी में लेके जा सकते हो, लेकिन करना कुछ इसी तरीके का पड़ेगा कि आपको प्रदर्शन करके ही, यानी कि बच्चे अब समझ थोड़ी पाएंगे कि ये कैसे होता है। बता दो कि आप हाइड्रोजन वाली चीज़ को ऐसे pH स्केल पे नापोगे, कोई नीला हो जाएगा कोई ऑरेंज हो जाएगा, तो कहेंगे हैं ये क्या होता है, उनको करके दिखाना पड़ेगा। वो जब खुद करेंगे तो और अच्छे से सीखेंगे, आपको ये बात पता ही है। विच एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने वाला सिद्धांत कौन सा है, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, आप बताओ। अच्छा, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि आप कहीं और बैठे रहो और आपको शिक्षा मिल जाए, जो कि इंडिया में कौन कर रहा है, इग्नू बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। दूसरा NIOS भी ये काम कर रहा है। ये दोनों भारत की जान है, ऐसे समझिए। जिन बच्चों के पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उन तक भी ये शिक्षा पहुंचा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इन दोनों के ही जिम्मे है बहुत सारे इंडिया में काम, ठीक है। अब ये तो हो गई डिस्टेंस एजुकेशन।
लेक्चर बेस्ड एजुकेशन किस पे काम करेगी, आपको पता है हिस्ट्री में या किसी ऐसे टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो जिसमें सिर्फ बच्चे को बता देना है कुछ, उसको बहुत दिमाग नहीं लगवाना है, उसको बस वो बात पता चल जाए किसी तरह। ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक शिक्षा होती आ रही है वहाँ पर तो है नहीं कि आप करके सीखो, वहाँ तो बस बच्चे को ऐसे लिखवा दो पढ़ा दो इस एंगल से। तो हम बेसिक शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा है बुनियादी शिक्षा, ठीक, इसका आंसर यही होगा। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप बताना अगर आपको कुछ और आंसर लग रहा है। मेरे हिसाब से लर्निंग बाय डूइंग यही होती है, क्योंकि ये है बेसिक शिक्षा। छोटे बच्चों को आप पढ़ाते हो तो उनको कर करके सिखाओगे ना, चलो बेटा ये करो, चलो बेटा सेब पकड़ो, चलो बेटा आम को तोड़ो, मजाक कर रहा हूँ लेकिन ऐसे ही होता है। तो विच एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, वो है बेसिक एजुकेशन। एक मिनट इसको सर्च भी कर लें, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है, ऑप्शन उतने कठिन नहीं है लेकिन एक मिनट आ जाते हैं। विच एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, द प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, दिस अप्रोच इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसोफर जॉन डीवी, फोकसेस ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट वही है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन तो वही है, जॉन डीवी ने कहा था प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग बाय डूइंग है। और ये बेसिक शिक्षा की ही बात हो रही है, ट्रेडिशनल में होगा नहीं, लेक्चर बेस्ड होगा नहीं, डिस्टेंस में होगा नहीं, ठीक है। अब पियाजे जो है वो 7 से 11 साल में बच्चे का कौन सा स्टेज होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल होगा नहीं, सेंसरी मोटर होगा नहीं, प्री ऑपरेशनल होगा नहीं, तो यही होगा कंक्रीट ऑपरेशनल। एक बार पियाजे की थियरी को देख लेते हैं, वहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे। तो पियाजे, जीन पियाजे की थियरी हम देखेंगे, पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे थियरी चुपचाप लिखो। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसरी मोटर 2 साल तक, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है 12 साल से ऊपर। तो आपको यहाँ पर रखना है 12+ पे आप नहीं जा रहे हो, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी होगा जो यहाँ पर परफेक्ट आंसर आपका बन के आ रहा है, ठीक। तो पियाजे के बारे में आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एग्ज़ाम देने मत जाना। अच्छा, द लॉ ऑफ इफेक्ट, ये है गजब का, थॉर्नडाइक साहब का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, एक मिनट इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। द लॉ ऑफ इफेक्ट, ये देखिएगा, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड while those followed by discomfort are less likely to be occur again। इन्होंने जो लॉ ऑफ इफेक्ट बताया वो बहुत अच्छी बात है, देखने में बिल्कुल सिंपल लगेगा कि हम अगर किसी चीज़ को प्रेज कर दें, अच्छा बोल दें, तो वो रिपीट होगी ना, और हम डिस्कम्फर्ट डाल दें, प्रॉब्लम्स डाल दें, तो वो रिपीट नहीं होगी। तो ये वाला जो इनका लॉ है इसको आप पढ़िएगा, सिंपल सा लॉ है, इजी क्वेश्चन था एकदम। स्किनर, पैवलो और वॉटसन के बारे में तो हमको जानना ही पड़ेगा, जानना ही चाहिए, आप भी जानिएगा। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या नहीं है। टीचिंग में देखिए मोटिवेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक्टिविटी तो होनी ही चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होगा तो कैसे टीचिंग होगी, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। भाई क्या नए ज़माने के बंदे हैं, सब बंदे हैं उसके, हम पे किसका जोर। इसके फोल्डिंग किससे रिलेटेड है, इसके फोल्डिंग लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था आपको पता है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD पता है आपको, पता है नहीं पता है पता करिएगा, पीछे हमने डिस्कस भी किया है, आप वहाँ जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पाब्लो, बिनेट और स्किनर के बारे में हम आगे जानते रहेंगे। टेंशन नॉट, फिकर नॉट। माइक्रो टीचिंग, अच्छा माइक्रो टीचिंग होती क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर से बता दूं, माइक्रो और मैक्रो 2 तरीके की टीचिंग होती है। मैक्रो में क्या होता है, पूरी की पूरी क्लास चलती है। माइक्रो टीचिंग में किसी एक छोटे पॉइंट पे बच्चे के साथ दिक्कत आ रही है, उसको सुधारा जाता है, और वो 5 से 10 मिनट की, 15 मिनट की छोटी सी एक मतलब छोटी सी एक छोटा सा सेशन होता है, ऐसे समझो। एलन एंड रैन यहाँ पर दिया था आपको, एलन के बारे में बताया जाएगा, हो सकता है रैन के बारे में ना मिले। बाकी ब्लूम ने क्या किया, स्किनर ने क्या किया, डीवी ने क्या किया, ये तो आपके साथ डिस्कशन हो ही चुका है। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ द सेशन, ये भी डिस्कस किए हम लोग, क्या है बताइए बताइए। फॉर्मेटिव, FA,
FA या SA, एंड में क्या होगा, SA2 होगा ना, समेटिव असेसमेंट ये होता है एंड में। ये आपको मतलब रिजल्ट जो होता है वो इसी एंगल पे माना जाता है, समेटिव असेसमेंट वाला। विच टीचिंग एड इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। अभी तो मैं ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए ब्लैक बोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्लैक बोर्ड और इस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। कलर ले लेता हूँ वाइट। हाँ, ये हमारा चौक है, पेन है। चलिए बेटे A लिखो, B लिखो, C D E। चलिए आपको मैं 21 का पहाड़ा लिख के दिखाता हूँ। 21 42 63 हम लोग ऐसे पढ़ते थे। 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नौ 189, 21 दामा 210। 23 का लिखूँ, 23 का 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, 23 छक्का 138, 23 सत्ते 168, 23 अट्ठे 184, 23 नौ 207, 23 दामा 230। ऐसे ही मतलब ये हो गया श्यामपट, इसको हम लोग श्यामपट बोलते थे, मतलब ब्लैक बोर्ड। और इस पर ऐसे ही कहानियाँ बनती थी और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। तो विच टीचिंग एड इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड है जो मोस्ट वाइडली यूज्ड भी है और चीपेस्ट भी है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, इसका आंसर आप बताओगे और फिर आगे हम अगले 3 लेक्चर्स में सीधे पहुंचेंगे 140 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम 50 से, मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है 50 से 90 हम एक में जाएंगे और 90 से 140 एक में जाएंगे। ठीक है, आखिरी वाले वीडियो में हम 50 डिस्कस कर लेंगे और फिर क्या होगा, हम एक वीडियो में पूरे साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से रिवीजन करेंगे। उसको शुरू या अंत में लगा दूंगा, जो मैराथन रहेगी, जिससे आपको आसानी से उसमें समझ में आ जाए। तो ये थी वीडियो जहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए और वहाँ से कुछ चीज़ें आपको बताने की भी कोशिश करी। पिछली वीडियो को बार बार रिवाइज करना है। आप सोचोगे एक बार देख के हो गया काम, तो नहीं होगा भाई, रिवाइज करना ही पड़ेगा। इसका आंसर आप बताना। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है क्वालिटी ऑफ टीचिंग में, वो आप बता देना। बाकी और जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से लेकर के बस अब इतने ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं, बस इतने बस। तो भाई हमने लगभग 50 क्वेश्चन निपटा लिए हैं। बाकी और क्वेश्चंस आगे होते रहेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका आभार। जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। नमस्कार।